जय हिंद दोस्तों। आज तक वारफेयर के बारे में क्या सोचा हमने? यही ना कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स और सैटेलाइट यही यूज होता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फ्यूचर की लड़ाई ना क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू भी लड़ी जा सकती है। मतलब अगर कोई देश ये डिसाइड कर ले कि कहाँ पे बारिश होगी और कहाँ पे सूखा पड़ेगा या किस बॉर्डर पर घना कोहरा छा जाएगा, तो क्या ये सिर्फ मौसम होगा या फिर ये स्ट्रेटेजिक टूल भी हो सकता है? तो इसी सवाल को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं क्लाउड सीडिंग क्या होती है। तो बात करते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग कोई जादू टोना नहीं है। जब आसमान में बादल होते हैं ना, लेकिन उनमें पर्याप्त मॉइस्चर कंडेंसेशन नहीं हो पाता, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे पार्टिकल रॉकेट के थ्रू या एयरक्राफ्ट के थ्रू क्लाउड में छोड़ते हैं और ये पार्टिकल छोटे छोटे न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं और जो वाटर वेपर है इनके आसपास जमने लग जाते हैं और धीरे धीरे बारिश शुरू हो सकती है। और दुनिया के ना कई देश इस टेक्निक को यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले चाइना बड़े स्तर पर वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम चला रहा है और यूएई ना आर्टिफिशियल रेन के लिए ड्रोन्स का यूज करता है। और भारत में भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में ड्राउट मिटिगेशन के लिए क्लाउड सीडिंग के ट्रायल हुए हैं। अब तक तो थे कृषि और पानी की समस्या को हल करने के लिए, लेकिन सवाल असली यहीं से शुरू होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वेदर वारफेयर को एज ए वेपन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हिस्ट्री में ना एक एग्जांपल देखने को मिलता है। वियतनाम वार के दौरान अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोपई। और इसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था मॉनसून सीजन को लंबा खींचना, ताकि दुश्मन की सप्लाई चेन लाइन को कीचड़ में फंसाया जाए। और इसके बाद ना दुनिया ने बड़ी चिंता व्यक्त की अपनी, और उसके बाद 1977 में एक इंटरनेशनल समझौता हुआ। उस समझौते का नाम क्या था? ENMOD कन्वेंशन। और उसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन को हथियार के रूप में रोकना। लेकिन ध्यान रखने वाली दो चीजें, एक है किसी भी चीज को ऑफिशियली बैन करना, दूसरा है उसके ऊपर सीक्रेटली रिसर्च होना। तो दोनों चीजें अलग अलग है। आज टेक्नोलॉजी ना बहुत आगे बढ़ चुकी है, जैसे कि आर्टिफिशियल फॉग क्रिएशन, एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, जियो इंजीनियरिंग, क्लाइमेट मैनिपुलेशन रिसर्च। ये सब डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। मतलब सिविलियन भी इसको यूज कर सकती है और मिलिट्री भी यूज करती है। बात करते हैं कि भारत के लिए ना ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। भारत ना एक मॉनसून डिपेंडेंट देश है और हमारी जो बड़ी पॉपुलेशन है उसकी आजीविका खेती पर निर्भर है। और अगर मॉनसून कमजोर पड़ जाए तो जीडीपी प्रभावित होती है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव आ जाता है। अब सोचने वाली बात है, अगर क्लाइमेट पैटर्न असामान्य बदलाव हो और वो पूरी तरह नेचुरल ना हो तो क्या होगा? जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स है ना, जैसे लद्दाख में मौसम सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है और ईस्टर्न सेक्टर में हेवी रेनफॉल लॉजिस्टिक को प्रभावित करती है। तो अगर भविष्य में कोई देश माइक्रो क्लाइमेट लेवल पर मैनिपुलेशन करने लग जाए तो भारत को कम से कम मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी तो रखनी होगी इस पे। और भारत को इस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और काम कर भी रहा है। करते हैं कि भारत के पास कौन सी ताकत पहले से मौजूद है। तो हमें यह समझना होगा कि हमारे पास फाउंडेशन पहले से ही है यहाँ पे, और उसमें है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम की निगरानी करता है। दूसरे नंबर पे इसरो जिसके पास एडवांस सैटेलाइट है। तीसरे पे DRDO जो डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। और उसके बाद है इंडियन एयरफोर्स जिसके पास ऑपरेशन एयर कैपेबिलिटी है। तो अगर इन सबको एक कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क में जोड़ा जाए तो भारत एक वेदर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन सकता है। बात करते हैं कि वेदर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसा हो सकता है। इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आती है मॉनिटरिंग लेयर, जो सबसे पहले डिटेक्शन करती है और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स है इसमें, और एटमॉस्फेरिक एनोमली डिटेक्शन है और AI बेस्ड मॉडलिंग है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कहीं से अनयूजुअल पैटर्न तो नहीं है ये। और अनयूजुअल पैटर्न जो है क्या ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। दूसरे नंबर पे आती है रिसर्च लेयर। उसमें क्या आता है? उसमें एटमॉस्फेरिक स्टिमुलेशन सुपर कंप्यूटर्स है हमारे पास, और क्लाइमेट वार गेमिंग मॉडल्स है, और लॉन्ग टर्म रेनफॉल ट्रेंड एनालिसिस है हमारे पास, ताकि हम इसकी मतलब डेप्थ को समझ सके कि ये कहाँ तक एक्सटेंट में जा सकता है। और उसके बाद आती है सिविल यूज कैपेबिलिटी, जिसमें कि ड्राउट मिटिगेशन होगी, हेल स्टॉर्म सप्रेशन हो गया और फ्लड कंट्रोल्स डिवाइसेस हो गए, यानी पहले से ही जो ह्यूमैनिटेरियन यूज पे है। अब हम बात करते हैं डिफेंसिव डॉक्ट्रिन की। अब हम ऑफेंसिव वेदर वेपनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, बल्कि एक लार्ज स्केल क्लाइमेट मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, ताकि उसकी पहचान हो सके और उसका डिप्लोमेटिक
रिस्पॉन्स देने की क्षमता भी हो हमारे पास। तो अगला सबसे बड़ा मुद्दा है जियो इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? जियो इंजीनियरिंग का मतलब है क्लाइमेट को बड़े स्तर पर मॉडिफाई करना, जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन और सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। ये टेक्नोलॉजीज क्लाइमेट चेंज रोकने के नाम पर रिसर्च स्टेज पर इस टाइम पे, और लेकिन अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो तो रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट हो सकता है। और भारत को ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कशन में वेदर सिक्योरिटी को स्ट्रेटेजिक टॉपिक बनाना होगा, तभी बात बनेगी। लीगल और मॉरल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसान को नेचर के साथ छेड़खानी करनी चाहिए? अगर एक देश आर्टिफिशियल रेन करेगा तो मॉइस्चर कहीं और से डाइवर्ट होगा, और जो क्लाइमेट है ना वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है आपस में। इसलिए भारत को अगर कोई कैपेबिलिटी डेवलप करनी है तो उसे स्ट्रिक्टली इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, डिफेंसिव होनी चाहिए, और उसका फोकस ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, तभी बात बनेगी। कंक्लूजन की बात करते हैं कि भविष्य की लड़ाई हो सकता है शायद ट्रेडिशनल ना हो, और हो सकता है कोई बॉम्ब भी ना गिरे, लेकिन हो सकता है फूड क्राइसिस हो जाए किसी भी देश में, किसी देश में वाटर शॉर्टेज हो जाए, और कोई ये साबित भी ना कर पाए कि ये नेचुरल था या इंजीनियर्ड था। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि भारत को मौसम को हथियार बनाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि भारत को अपनी वेदर सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है या तैयारी करनी चाहिए। मौसम नेचर का है, लेकिन मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेवारी है उसकी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।